वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए, माँ का दर्द। आंगन से बहू के तेज चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। अमरूद के पेड़ पर अमरवेल फैल गई थी, बस डंडे से उसी को खींचकर अलग करती जा रही। सुमन लगातार गुस्से से बड़बड़ाती जा रही थी। किचन में सबका खाना बनाती यशोदा ने एक गहरी सांस भरी। बस समझ रही थी कि यह चिढ़ अमरवेल पर नहीं बल्कि उनके लिए है। सुमन उनका गुस्सा बेल पर निकाल रही थी। उन्हें उठाकर बाहर नहीं फेंक सकती, इसलिए बेल को फेंककर अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। ये परजीवी भी हर जगह उगाते हैं, बेशर्मों की तरह अच्छे भले पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। हरा भरा फलदार पेड़ है, पर ये बस उसका रस चूस कर उसे सुखाकर मार कर ही दम लेंगे। सुमन की ये बात सुनकर यशोदा की आंख भीग गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी आंखों में आंसू आने से रोका। बेटे के घर में माँ परजीवी होती है। यशोदा के कलेजे में एक हुक उठी। और माँ अपने ही बेटे की गृहस्थी को चूस कर उसे ख़त्म कर देगी। यशोदा को सुमन की छोटी सोच पर अफसोस हुआ। माँ अपनी छाती से लगाकर अपना दूध पिलाते हुए कभी भी अपने बच्चे को परजीवी नहीं कहती, लेकिन उसी बेटे के घर में अगर 2 रोटियां खा ले तो उसे परजीवी, घर को बर्बाद करने वाली कहा जा रहा है। माँ के खून और दूध से सींचा जाने वाला बेटा वंशवेल होता है और बेटे के अन्न पर सींची जाने वाली माँ अमरवेल होती है। माँ और बेटे में शायद यही फ़र्क होता है। आँख की कोर पर छलक आए आंसू को पोंछकर यशोदा सब्जी के लिए मसाला बनाने लगी। कढ़ाई में पिसा हुआ प्याज टमाटर डालकर एक एक कर मसाले डालने लगी। रात में अपने बिस्तर पर जाकर लेटने तक का सारा समय यशोदा पर भारी बीता। सुमन पूरा दिन किसी न किसी बात से अमरवेल का उदाहरण देकर उन्हें ताना मारती रही। जब सुमन दोपहर में अपने कमरे में जाकर लेटी, तब यशोदा आंगन में पेड़ के पास खड़ी हो गई। कोने में नुची हुई टूटी फूटी बेल पड़ी थी। यशोदा को उससे करुणा हो आई। कहने को अमरवेल है, लेकिन परजीवी कहकर सबकी नफरत इसके हिस्से आती है, जैसे आजकल मेरे हिस्से आ रही है। हफ्ते के 6 दिन तो ठीक से निकल जाते हैं, क्योंकि सुमन ऑफिस चली जाती है। सुबह जाने की तैयारी में होती है और आने पर थकी होती है तो कमरे में चली जाती है, इसलिए यशोदा से आमना सामना कम ही होता है। लेकिन छुट्टी वाले दिन यशोदा को बहुत भारी लगते हैं। सुमन, बच्चे, उनका बेटा सब घर पर रहते हैं। यशोदा को सुमन के बोलने से उतना दुख नहीं होता जितना अपने बेटे के चुप रहने से होता है। पराए घर का ताना उतना नहीं चुभता जितना पेट जाएगा मौन बेटे की भी मानो इसमें पूरी स्वीकृति है। और छुट्टी वाले दिन यशोदा को लगता है कि वह बेटे बहू को वांछित बगीचे में अमरवेल की तरह है, अनामंत्रित परजीवी। 1 साल पहले सोनू के पिता की मृत्यु के बाद यशोदा मेरठ के अपने पति के घर अकेली रह गई थी। इकलौता बेटा बहू चंडीगढ़ में रहते थे। मेरठ में घर में तमाम कामवाली लगी हुई थी। पड़ोस भी बहुत अच्छा था। सब लोग एक परिवार के सदस्य की तरह थे। यशोदा को पति की यादों के साथ वहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं थी। सबके साथ हंसते बोलते एक दूसरे को सुख दुख बांटते दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। और यहाँ यशोदा आकर अपने पलंग पर लेट गई। यहाँ दिन पहाड़ बनकर छाती पर लदा रहता है। नई नई यहाँ आई थी तो यशोदा अड़ोस पड़ोस में कभी कभार उठने बैठने चली जाती थी। ज़्यादा पंचायत करने की तो उसकी वैसे भी आदत नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की बातचीत करके मन बहल जाता था। यशोदा तो अपना घर छोड़कर यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि घर चाहे बेटे का ही क्यों न हो, मगर आजकल के माहौल में वह भी अपना नहीं होता। लेकिन सोनू और सुमन तब बहुत जिद करके उन्हें साथ ले आए थे। यहाँ आने के बाद जल्दी उन्हें बेटे बहू की मंशा का पता चल गया। सोनू उनका 2 मंजिला मकान बेचकर यहाँ अपने नाम से बड़ा मकान लेना चाहता था। सदियों पुरानी घिसी पिटी चालबाजी और स्वाद की कहानी यशोदा के साथ भी दोहराई जा रही थी। यशोदा कहने भी किससे जाती, उसके पति ने जमाने के चलन को भांप कर ही शायद पूरा मकान यशोदा के नाम कर देने की समझदारी दिखाई थी, नहीं तो शायद बेटा बहू ने कब का चलता कर देते। यशोदा ने मकान अपने जीते जी बेचने से साफ मना कर दिया। तभी से बेटे बहू का रवैया उनके प्रति पूरी तरह बदल गया। सुमन का मुंह मनमाने और अपमानित करने के ढंग से खुलने लगा और सोनू ने चुप्पी साध ली। एक दिन सुमन ने उन पर आरोप लगा दिया कि वे अड़ोस पड़ोस में बेटे बहू की चुगली करने जाती हैं। बस तब से दुखी होकर उन्होंने किसी से बात करना भी छोड़ दिया। उन्होंने काम में अपने आप को व्यस्त कर लिया। सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, बेटे बहू का नाश्ता, फिर लंच, बच्चों के स्कूल से लौटते ही उनका खाना पीना, फिर रात का खाना। वे थक कर चूर हो जाती पर उफ तक नहीं करती। यशोदा सोचा था कामकाजी बहू को उनके आने से सहारा हो जाएगा। बच्चों की देखभाल और भाइयों के कामकाज पर नज़र रखने में बहू की सहायता करेंगी। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाएगा और यशोदा को भी दोनों पोतों के बचपन का आनंद और परिवार का सुख मिलेगा।
लेकिन सुमन ने नौकरों को उठाकर उन्हें नौकर बना दिया। इस पर भी उन्हें परजीवी की संज्ञा दे दी। अब और अपमान सहना उनके बस में नहीं रहा। इससे पहले कि बेटा बहू उन्हें किसी दिन चले जाने को कहें, वो अपना मान रखकर खुद ही जल्दी यहाँ से चली जाएंगी। सुबह ही उन्होंने दोनों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया, जिसे उन्होंने खुशी से स्वीकार कर लिया, मानो उन्हें मुँह मांगी मुराद मिल गई। वो दूसरे दिन ही सोनू उन्हें ट्रेन पर बिठा आया। उससे इतना भी नहीं बना कि उन्हें घर तक पहुंचा देता, पर अब यशोदा को उससे कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। बेटे की गृहस्थी और जीवन भरपूर था। ट्रेन चल दी और पीछे छूटते हुए शहर के साथ यशोदा ने पिछड़ी कड़वी बातों को भी छोड़ दिया। स्टेशन पर कुली से सामान ऑटो में रखवा कर वो अपने घर पहुंच गई। घर को देखते ही अपनेपन के एहसास ने यशोदा को भिगो दिया। ताला खुलने की आवाज़ आते ही आस पड़ोस से सब आ गए। यशोदा को देखते ही सब बहुत खुश हो गए। कोई दौड़कर पीने का पानी ले आया, कोई चाय, तो कोई अपने घर से खाने की थाली परोस कर ले आया। सबकी खुशी छलक पड़ी थी। ऊपर वाले हिस्से में यशोदा ने किराएदार रखे थे। वे दोनों भी अपने बेटे को लेकर आ गए। जब यशोदा चंडीगढ़ गई थी तब उनका बेटा चिंटू 6 महीने का था। अब वह 2.5 साल का हो गया है। आते ही उसकी माँ ने बताया कि यह दादी हैं। बस चिंटू दादी दादी करके उनकी गोद में चढ़ गया। रात चिंटू की माँ ने ही उनके बिस्तर पर धुली चादर लगा दी, तकिए का कवर बदल दिया, ओढ़ने की धुली चादर रख दी। यशोदा की आंखें भीग गईं। वह वहाँ हफ्तों सुमन को कहती रही कि चादर और कवर बदल दे, लेकिन वे बदले नहीं जाते थे। चिंटू रात में कहानी सुनते उसके पास ही सो गया। उसे छाती से चिपटाकर यशोदा को लगा जैसे वो बरसों बाद चैन की नींद सोई है। सुबह उठने की आहट लगते ही चिंटू की माँ चाय ले आई। इससे पहले कि वो गैस सिलेंडर की चिंता करती, एक पड़ोसी पहले ही अपना भरा हुआ सिलेंडर रखकर गैस चूल्हा शुरू कर गए। अभी तक तो उनका रसोई घर और फ्रिज सारे ज़रूरी सामान से भर चुका था। घर में ऐसी रौनक हो गई कि लगा ही नहीं कि वे यहाँ से कभी गई थी। दूसरे दिन उनकी पुरानी काम वाली काम पर वापस आ गई। यशोदा को वापस आए देख वो इतनी खुश हुई जैसे उसकी माँ आ गई है। वो जीवन सुचारू रूप से सबके साथ हंसते खेलते चलने लगा। नन्हा चिंटू दिन भर आगे पीछे घूमता रहता। उसकी माँ और पिता भी बेटे बहू जैसा आदर देते। यशोदा को चिंटू की माँ तो उनके आने से बहुत खुश थी, क्योंकि चिंटू की देखभाल अब अनुभवी हाथों से हो रही थी। एक दिन दोपहर में काम वाली अपनी बेटी को लेकर आई और बोली, माँ जी, यह मेरी बेटी है। मैं और इसके पिता काम पर चले जाते हैं तो यह अपने बड़े भाई के साथ घर पर रहती थी, लेकिन अब इसका भाई भी काम पर जाने लगा है। इसे मैं घर पर नहीं छोड़ सकती। लड़की जात है, डर लगा रहता है। अगर मैं इसे दिन भर के लिए आपके पास छोड़ सकूं तो निश्चित होकर काम पर जा सकूंगी। अगर आपको कोई ऐतराज़ न हो तो बड़ी कृपा होगी। माँ जी, मेरी बेटी आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रहेगी। काम वाली ने हाथ जोड़कर विनती की। यशोदा को भला क्या ऐतराज़ होता। सीधी सादी सी 16-17 साल की सुनीता अगले ही दिन यशोदा के पास आने लगी। मना करने पर भी घर के 4 काम खुशी से कर देती। उनके माता पिता के संतुष्ट व निश्चित चेहरे देखकर यशोदा की आत्मा को अपार संतोष मिलता। आजकल के ज़माने में लड़की की सुरक्षा से बढ़कर और क्या तसल्ली होगी। यशोदा पुण्य का काम कर रही थी। अपने भरे पूरे सुखी परिवार को देखकर उन्हें संतोष भरी गहरी सांस ली। जिसे आपकी ज़रूरत न हो उसके लिए कितना भी करो, कितने भी अच्छे ढंग से रहो, पर आप रहोगे सबकी नज़र में परजीवी। लेकिन किसी का सहारा बनना जीवन को एक अलग ही सार्थकता, एक उद्देश्य, एक दिव्य संतोष प्रदान करता है। यशोदा का जीवन अब सही मायने में सहजीवन के भाव से भरपूर था। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।